जो बात अभी दिखाई दे रही है, उत्तर प्रदेश की बात, एक तरह से देखा जाए पॉलिटिक्स में तो ये बहुत सामान्य पावर स्ट्रगल है। और इसमें कोई भी बदलाव 1970-80 के दशक, जो इंदिरा गांधी जी का दशक था, उससे हट के कुछ भी नहीं है। ये एक मैकिवेलियन पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। अपने दर्शकों को साधारण तौर पर मैं समझाता हूँ कि जो पोजीशन पहले कांग्रेस की थी, जिस इंदिरा गांधी जी के समय जो कांग्रेस की स्थिति थी, आज लगभग और उससे कहीं ज्यादा टर्बो या इफेक्टिव स्थिति आज बीजेपी की है। तो आप ये एक बात पहले समझ लें, जो पुराने राजनीति को जानने वाले हैं वो शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि दिस इज, मतलब बीजेपी इज द न्यू कांग्रेस। तो इसको सुनने में बीजेपी को शायद परेशानी होगी, पर स्थिति यही है। विनीता जी, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जी के समय मुख्यमंत्री एक फोन कॉल पर बदल दिए जाते थे। आज श्यामा चरण होंगे मध्य प्रदेश में, कल अर्जुन सिंह जी होंगे, या फिर मोतीलाल बोरा जी का सीएम बनना तो एक बहुत ही किस्सों के, मतलब सरताज किस्से हैं वो। और ऐसी ही कमोबेश स्थिति आपको अभी महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां पर एक सीएम को ये बोला गया कि आप भाई डिप्टी सीएम बनिए। अब इस बैकड्रॉप के अंतर्गत, इस परिदृश्य में अपन देखें कि हो क्या रहा है। योगी जी के प्रति नाराजगी दिल्ली की जग जाहिर थी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पहले, और ये नाराजगी काफी प्रचारित भी की गई। मीडिया को, जो साधारण अपन कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया, उस पर बखूबी से ये चीजों को दिखाया भी जाता है और लोग इससे अपने अपने आकलन भी निकालते हैं। हालांकि अब इस बात को समझना होगा कि इनसे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, योगी जी और दिल्ली में कहीं ना कहीं पावर स्ट्रगल है। पर एक बात सब कोई मिस कर रहा है इस पूरी कहानी में, कि इट इज अमित शाह वर्सेस योगी, और या फिर 2024 की लड़ाई है। ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें दो बातें हमको यहाँ पर देखनी चाहिए और जो जरूरी भी हैं। बीजेपी की, पहली बात, बीजेपी की आज की स्थिति जो उत्तर प्रदेश में है, उसका नायक है कौन? क्या योगी जी उसके असली वारिस हैं? तो उत्तर होगा नहीं। इसके असली वारिस बीजेपी का संगठन, आरएसएस का संगठन, पर इसके महानायक हैं अमित शाह जी और उनके डिप्टी सुनील बंसल। 2017 में, यानी आज से हम 5.5 साल पहले पीछे जाएं, जब पिछली बार का इलेक्शन हुआ था और एक भारी बहुमत के साथ बीजेपी आई थी। इसमें दो बात, कोई भी मतलब बात का संदेह नहीं है कि इसकी स्ट्रेटेजी अमित शाह जी ने रची थी। एक जमाना था जब कांग्रेस ने, जिसको कह सकते हैं हम कि छोटी जाति, या हम आज कुछ भी ना कहें, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, पर चूंकि मुझे कुछ बोलना है तो मैं उसके लिए सही शब्द का शायद चयन ना कर पाऊं। पर जो जाति उपेक्षित थी, उन जातियों में नाराजगी थी 1970 के दशक में। उस नाराजगी को, और मुसलमान और दूसरे समुदाय जो कांग्रेस के जनरली वोटर थे, उसका एक समावेश करके कांग्रेस मेजोरिटी में आती रही। अब ये कांग्रेस का थिंक टैंक था उस वक्त। इंदिरा गांधी जी की अच्छी लीडरशिप, अच्छी या अच्छी ना कह के मैं ये बोलूं, लोकप्रिय लीडरशिप थी। आज इसी उपेक्षित जातियों का एक संगठन या एक मजबूती से गठजोड़ करके आज बीजेपी मोदी जी की लोकप्रियता का फायदा उठाते हुए और अमित शाह जी का कुशल, जिसको कह सकते हैं रणनीति के उपयोग करते हुए 2017 में पावर में आई। अब 2017 में जब पावर में आई, 312 313 सीट, बहुत बड़ा बहुमत था उत्तर प्रदेश में 30 साल बाद, जहां पर वोट काट काट के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का उपयोग करते हुए पार्टियां मुख्यमंत्री, मतलब सत्ता में आती थी, मुख्यमंत्री होती थी, और अपन सबको मालूम है। अब पहली बात यह हुई कि इसका महानायक अमित शाह जी थे। अब बीच में जब ये राजकाज चल रहा था, उसमें कई बार योगी जी के साथ उठापटक हुई। अरविंद शर्मा जी का किस्सा सबको पता है, तो पहले मोदी जी की उठापटक का उल्लेख होने लगा और ये बात तय सी माने जाने लगी कि लगभग लगभग योगी जी का बदलना तय है। पर गौर से, एक अनपेक्षित अपेक्षित जो भी परिणाम यूपी असेंबली के आए, और उसमें सीटें भले ही कम आई, पर वो जो संरचना अमित शाह जी ने रची थी, वो मजबूती से वहीं टिकी रही। और चूंकि ये बाइपोलर इलेक्शन था, तो बीजेपी की सीट कम हो गई, पर उनका वोट प्रतिशत वहीं का वहीं रहा। और जो वोट प्रतिशत इजाफा हुआ समाजवादी पार्टी को, वो दूसरी पार्टियों के कॉस्ट पर हुआ। पर
जो एक संगठन जो एक संगठात्मक जोश और संगठात्मक प्रयोग था 2017 का, वो वहीं का वहीं रहा। अब इस जीत में, इस बार के इलेक्शन में अमित शाह जी कहीं नहीं थे, या अगर कहीं थे तो थोड़ा सा उस महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं थे जिसको हम कह सकते हैं कि वो लीड कर रहे थे। लीड तो योगी जी कर रहे थे। तो 2022 के बाद ये मान लिया गया कि यूपी का सर्वमान्य नेता योगी जी भी हैं, योगी जी ही हैं। अब योगी जी के साथ एक और अच्छी चीज है कि उनका चेहरा आज की तारीख में, शायद मोदी जी के बाद, शायद मोदी जी के पहले, हिंदू वाली राष्ट्रवादिता के चलते या हिंदू वाली भावना के चलते वो एक प्रतीक बन गए हैं, और शायद तीसरी चौथी बार किसी को हम कह सकते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट, या जो कुछ बोलना है बाला साहब, मोदी जी और वगैरह वगैरह के बाद में। तो मेरा ये कहना है कि पहली चीज कि उत्तर प्रदेश का नायक, असली नायक, जननायक कौन है, इसमें थोड़ी सी खलबली भाजपा के खेमे में है। आरएसएस किसके साथ है वो हमको अभी इस बात, जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं, उससे और पता चलेगा। अब दूसरी बात है, आमतौर पर ये लोग समझते हैं कि योगी जी और आरएसएस का बड़ा अच्छा वो है। आरएसएस एक बहुत ही, जिसको कहें, विचार प्रधान संगठन है। आरएसएस का हर काम, जो अगर समझते हैं आरएसएस को, उसको देखा जाए तो आरएसएस पदों से या व्यक्तियों से ऊपर है, भले ही कितना बदलाव आरएसएस में आ गया हो। हम चार लोगों की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मोदी जी और अमित शाह की यहाँ पर। और अगर चारों में ये देखा जाए कि आरएसएस से उनका जुड़ना, अगर आरएसएस की आइडियोलॉजी पर कितनी तरह से निर्भर है, आरएसएस की आइडियोलॉजी के चलते कौन जुड़ा, मैं ये नहीं कहता हूं कि बाकी तीन लोग शायद नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं, पर अमित शाह जी के पास आइडियोलॉजी के अलावा कोई काम नहीं था। ऐसा जुगलबंदी में वीएन सीतापति जी भी लिखते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आरएसएस की दिक्कत यह है कि ऊपर से देखने में हमको जरूर लगता है कि अगर हमको कल वोट चाहिए तो हम योगी जी का चेहरा आगे ले सकते हैं यूपी में, पर हमको अगर संगठनात्मक ढंग से कोई काम करना है और हमको वापस इसी तरह से कटिबद्ध होके इस वोट बैंक को बचाए रखना है, तो अमित शाह जी या अमित शाह जी की सोच जरूरी है। और ये लड़ाई बेसिकली इसी दो चीज की तरह है। इसको हम बहुत इजीली ये कह सकते हैं कि आडवाणी वर्सेस वाजपेयी, वाजपेयी वर्सेस आडवाणी की तरह ये वापस आती है। और आप यकीन मानिए, आने वाले कई दिनों में पॉलिटिक्स में ये हमको, लोग बदल जाएंगे, भूमिका बदल जाएगी, ये लड़ाई हमको देखने को मिलेगी। तो मुश्किल बात यह है कि इसको हम दिनेश खटीक, इसको हम ब्रजेश पाठक जी, इसको हम जितेंद्र प्रसाद जी की बात ना सोच के, इसको हम ये समझें कि मैकिवेलियन पॉलिटिक्स किस तरह से लोग अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, और किसी भी पॉलिटिशियन को इजी पासेज ना देने के लिए खेली जाती है। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, दिनेश खटीक जी अमित शाह जी के खेमे से आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा आदमी है, खेमे से आते हैं। जितिन प्रसाद किस खेमे से आते हैं और उनको पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जब मिलता है तो वो किस वजह से मिलता है, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि जो जितेंद्र प्रसाद जी के ओएसडी हैं, वो बेसिकली उनके, जिसको कह सकते हैं नेचुरल ओएसडी है, वो ब्यूरोक्रेट, जिस भी वक्त जितेंद्र प्रसाद जिस मिनिस्ट्री में कांग्रेस के समय रहते थे वो उनके साथ रहते थे, मेरी जितनी जानकारी है। और वो यहां पर भी आए, और अगर उनके ऊपर उंगलियां उठी हैं तो शायद जितेंद्र प्रसाद के ऊपर उंगलियां उठने हैं, बिल्कुल मानना पड़ेगा ये बात को। तो ये एक पावर स्ट्रगल हो रहा है, और ये पावर स्ट्रगल की खूबसूरती ये है कि ये बहुत समझदारी से हो रहा है, और जो सबसे मेन एलिमेंट है या जो सबसे बड़ा की रोल जिसको अदा करना है वो शांत है। हमको जो दिख रहा है वो ऊपर की सतह दिख रही है। मैं आपको आज बड़ी आराम से कह सकता हूं कि यूपी में आने वाले दिनों में 4.5 साल हमको ये और या इससे खूबसूरत वाकयात देखने को मिलेंगे जो जर्नलिस्ट और सारे लोगों को बहुत फायदेमंद होंगे। और इस प्लेटफॉर्म या ये जो सारे नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उससे हम लोगों को अपडेट मिलता रहेगा, और हम लोग ये जानते रहेंगे, जनता ये जानती रहेगी। और ये सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की रहेगी। बीजेपी का थिंक टैंक या आरएसएस का थिंक टैंक इस बात को नहीं समझता है अभी कि 70 और 80 के दशक में जब ये चीज होती थी कि आज अर्जुन सिंह जी ने यहां शपथ ली और शाम को उनसे बोला गया कि पंजाब का राज्यपाल बन जाइए, तो किसी को नहीं पता चलता था कि अरुण नेहरू ने कान भरे राजीव गांधी जी के, या कोई दूसरी बात थी, या सच में अरुण सिंह की काबिलियत की वजह से उनको वहां भेजा गया।
इस पर चर्चा नहीं होती थी। ये मान लिया जाता था कि अगर अर्जुन जी जैसे सशक्त नेता की ये स्थिति कर सकते हैं, तो हाई कमांड कितना पावरफुल है। आज ये एलिमेंट पूरी तरह से मिसिंग है। 2 दिन लेटर को निकले नहीं हुए हैं, अभी 19 तारीख को वो लेटर निकला था दिनेश खटीक जी का, और आज उसका इतना अच्छा विश्लेषण हो चुका है इस नए प्लेटफॉर्म पर कि आप एक समय जब फाइनेंस में या स्टॉक मार्केट में सीमेंट सेक्टर सबसे ज्यादा वेल एनालाइज सेक्टर होता था, उसकी कीमतों में कोई इजाफा गिराफा पहले से कोई फायदा नहीं उठा सकता था। आज की तारीख में पॉलिटिशियंस, थिंक टैंक, पार्टियां ये चीज मिस करती हैं कि आपने कुछ काम किया और उसका विश्लेषण हो गया, जो लोगों को जो जानकारी चाहिए थी वो ले ली गई। दिनेश खटीक जी ने अभी बोला कि नहीं कोई बात नहीं है। अरे भाई कैसे बात नहीं थी? कल आपने लेटर लिखा। एक बात की और चर्चा की जा रही है कि भाई लेटर अमित शाह जी को क्यों दिया गया? अमित शाह जी को देना इस बात का क्लियर कट घोतक है। नहीं, दिनेश खटीक जी पार्टी हाईकमांड को दे सकते थे। पार्टी हाईकमांड मतलब पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब को बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि वो मंत्री से पहले पार्टी के सिपाही हैं। तो उन्होंने अमित शाह जी को भी इसलिए दिया, ये हम सब लोगों को समझने की जरूरत नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष बेसिकली कौन है, पार्टी के में कौन बात रखता है। तो ये सारी बातें उस वक्त भी थी जब इंदिरा जी को लेके आया गया। फिर इंदिरा जी ने किस तरीके से अपना हक जमाया, इंदिरा जी ने अपना पावर दिखाया, वो लोकप्रिय भी थी। तो आज योगी जी के पक्ष में एक बात जाती है कि वो लोकप्रिय नेता है। पावर टसल बिल्कुल है, लोगों को हटाया भी जा रहा है जिन लोग इनका नाम लिया, और जो आदमी पहले नोएडा अथॉरिटी में थे उनके ऊपर पहले से ही कुछ साइन थे, उनको भी वापस लेके आया गया। अब फिर से वो फंसे हुए हैं। ब्रजेश पाठक हैदराबाद में रहते हैं और यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, इससे ब्रजेश पाठक का कद, आप बोलें ब्रजेश पाठक या ना बोलें, कमोबेश कम होता है। तो ये सारी सारी चीजें हमको 4.5 साल बखूबी से देखने को मिलेंगी यूपी में। इसका कोई, और अगर अपोजिशन में दम है और अगर अपोजिशन सच में समझता है, तो इस चीज का फायदा उठा के बाइपोलर इलेक्शंस की जगह ट्राइपोलर, फोर पोलर इलेक्शंस करके वापस यूपी की राजनीति को वही दिशा दे सकता है जो 1990 से लेकर 2017 के बीच में थी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।